नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डायस पे तशरीफ़ फरमा जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव जनाब मोहम्मद अहमद साहब, जमात इस्लामी हिंद के सचिव वारिस हुसैन साहब, यहाँ मौजूद सभी पदाधिकारी जमात इस्लामी हिंद के बुज़ुर्गों, दोस्तों और हमारे युवा साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो विषय है, जैसा कि अभी भाई ने बताया कि द रोल ऑफ यूथ इन शेपिंग इंडियाज़ फ्यूचर, भारत के भविष्य के निर्माण में युवाओं की भूमिका क्या है, उस पर मैं चंद मिनट बात करूँगा। और मेरे परिचय में उन्होंने बताया पत्रकार हूँ, मैं हिंदी का पत्रकार हूँ, तो हिंदी में मैं बात करता हूँ और ज़्यादातर मेरी जो बातचीत है अनुभव पे आधारित होगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर ग्राउंड पे रहता हूँ, रिपोर्ट लिखता हूँ और लोगों से, युवाओं से ज़्यादा टच में रहता हूँ, पत्रकार होने के नाते भी। और यूथ फेडरेशन में युवाओं से ज़्यादातर इंटरेक्शन की जिम्मेदारी है, बात करने की, और भारत की एकता, अखंडता और संवैधानिक जो मूल्य हैं उनके साथ, उनको लेकर के इंगेज करने का काम मेरा है। तो इसलिए जो बात मेरी होगी वो अनुभव के आधारित होगी, जो युवाओं के साथ हम बात करते हैं। तो सबसे पहले विषय पे आते हैं, और ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भारत में युवाओं की भूमिका इस देश के निर्माण में क्या होगी, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवानों का किरदार। तो जिस समय हम ये बात कर रहे हैं वो समय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि युवाओं पे हर तरफ चर्चा हो रही है आजकल, पिछले कुछ दिनों से और ज़्यादा होने लगी है। और इसकी वजह ये है कि युवाओं ने तमाम मुद्दों को लेकर के एक आंदोलन शुरू किया, और वो आंदोलन इतना आगे पहुंचा कि एक सरकार को और सरकार के मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा, या इस्तीफ़ा देने पे मजबूर हुए। इसलिए और ज़्यादा आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, अगर आप मौजूद हैं तो आप देखेंगे हर तरफ जो है युवाओं के रोल को लेकर के चर्चा हो रही है। कल परसों हमने देखा कि एक बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो भी युवाओं के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। मीडिया पे युवाओं को लेकर के चर्चा हो रही है। डिस्कशन डिबेट में जो संवाद हो रहे हैं वो भी युवाओं को लेकर के हो रहे हैं। तो अचानक युवाओं को लेकर के इस देश में संवाद, बहस, डिस्कशन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को एक संभावना दिखाई दे रही है कि शायद युवाओं के माध्यम से ही, युवाओं की ऊर्जा को इस्तेमाल करके हम शायद इस देश का नवनिर्माण कर सकते हैं। तो शायद हम भी इसीलिए इस पे आज चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि युवाओं का रोल क्या हो सकता है इस देश के निर्माण में। लेकिन जब भी हम युवाओं की भूमिका की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाए कि कौन लोग हैं वो बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, और जिस तरह निर्माण की बात कर रहे हैं वो किस तरह का निर्माण चाहते हैं। ये प्रश्न फौरन पैदा होता है। जैसे ही हम ये कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण हम करना चाहते हैं, तो क्या अभी जो राष्ट्र है उसमें कुछ कमी हम देख पा रहे हैं? तो सवाल आप जब देखेंगे चारों तरफ हमारे आसपास जो मीडिया का रुख है, संवैधानिक संस्थाओं का, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का जो बर्ताव है, उसको देख के बिल्कुल ये लगता है कि हाँ, आवश्यकता है इस देश के निर्माण के लिए, और चर्चा होनी चाहिए। इस देश की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए चर्चा होनी चाहिए, और देश के निर्माण में युवाओं के किरदार, उनका रोल क्या होगी, उनकी भूमिका क्या होगी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि एक विचार, युवा, जब भारत के बारे में बात करते हैं और भारत में युवाओं के बारे में, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और इसी के साथ साथ भारत सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है। 19 से 25 साल की आबादी लगभग 37% है भारत में, और 36 साल तक की आबादी वाले जो युवा हैं वो 60% के आसपास हैं। कुछ थोड़े 1-2% कम या ज़्यादा का अनुमान लगाया जाता है, जो आंकड़े बताने वाले हैं वो बताते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी भारत में है, और उसमें 60% के लगभग युवा है। तो उन युवाओं का रोल क्या हो, ये हर पार्टी, हर संगठन, हर वैचारिक जो संगठन है इस पे बात करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि युवाओं के पास ऊर्जा है। युवा जो है रिस्क लेने से नहीं डरता, वो आगे बढ़ता है, और जो विचार उसे दिया जाए उस पर आगे बढ़ता है। तो इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं कि युवाओं की भूमिका क्या होगी, और युवा ये बात कर रहे हैं कि युवा आबादी बहुत ज़्यादा है भारत में, 60% के लगभग जो है प्रतिशत के लगभग युवा आबादी है, तो वहीं ये भी प्रश्न होता है कि हम युवाओं को क्या ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, क्या उद्देश्य दे रहे हैं, आने वाले समय के लिए हम अपने युवाओं को क्या कोई ओरिएंटेशन दे पा रहे हैं। या ये भी ये सवाल ये खड़ा होता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है देश के युवाओं को एक नई दिशा देने का, कि आज जो विचार हम देंगे, जो दिशा देंगे, जो ऑब्जेक्टिव देंगे, वो आने वाले 10 साल में उसका असर दिखाई देगा। और इस पर यकीन नहीं है तो हम देख सकते हैं कि इसी बात को 10 साल पहले जिन संगठनों ने, जिस वैचारिक संगठनों ने
इस बात को महसूस किया, इसका आभास किया कि युवा आबादी भारत में बढ़ रही है, उन्होंने अपने युवाओं को एक दिशा देने का, दिशा यानी अपने अकॉर्डिंग, अपने विचार के अनुसार अपने दिशा देने का काम किया। और उसका असर हम देख रहे हैं समाज में कि जो कोई किसी आबादी को, किसी माइनॉरिटी को, किसी दलित आबादी को जाकर के निशाना बनाने का काम कर रहे हैं, वो जाहिर है कि वो अचानक नहीं हो रहा है, वो किसी न किसी दिशा दिए हुए संगठन के द्वारा ये हो रहा है। तो जो लोग युवा आबादी की ऊर्जा को समझे और इस बात का आभास हुआ पिछले कुछ वर्षों में, उनको आभास हुआ या 10 साल पहले, 5 साल पहले, वो युवा आबादी को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किए। और हम देखें कि आज भारत में जो कुछ भी हो रहा है, जो वैमनस्य फैल रहा है, जो समाज में हम देख रहे हैं कि समरसता पे जो आंच आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है कि युवाओं को एक तरह का ओरिएंटेशन दिया गया। क्योंकि कई लोग हैं यहाँ पे, कई विचारधाराएं इस देश में निवास करती हैं, इस देश में काम कर रही हैं। तो हर विचारधारा जो देश निर्माण की बात करती है, उसका अलग अपना विचार है कि वो किस तरह का देश के निर्माण करना चाहती हैं। राइट विंग का अलग अपनी आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया को अलग तरीके से वो देखते हैं, उनका दृष्टिकोण, उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो अलग तरह से भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ कर खास लोगों का प्रभुत्व हो, खास लोग जो हैं सत्ता में बने रहें, खास लोगों का जो है संपत्ति पे, यहाँ पर उस पर एकाधिकार हो। ये भी एक विचार है। लेकिन दूसरी तरफ हम जब बात कर रहे हैं कि युवा भारत में एक भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो यहीं पर सवाल ये होता है, और यहाँ हमें बताने की भी आवश्यकता है कि हम किस तरह का भारत का निर्माण करना चाह रहे हैं, हम किस तरह का भारत देखना चाह रहे हैं, हम किस तरह का युवा देखना चाह रहे हैं, कि उनका रोल, उनकी भूमिका इस देश के निर्माण में क्या होनी चाहिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं, हम वही भारत चाहते हैं जो इस देश का संविधान चाहता है, जो प्रियम्बल कहता है, एकता, अखंडता, बंधुत्व, भाईचारा, समानता, इसी तरह का भारत चाहते हैं, जहां पर ये हो, जहां पर गवर्नमेंट इंश्योर करे कि हम आपके डिग्निटी की सुरक्षा करेंगे, जो प्रियम्बल में मौजूद है, कि आपके आत्मसम्मान की रक्षा संविधान जो सुनिश्चित करता है, प्रियम्बल सुनिश्चित करता है कि आपके आत्मसम्मान की भी हम रक्षा करेंगे। लेकिन क्या हो रही है? तो हम देखें कि युवा भारत के, अब देखते हैं युवा जो भारत का है वो किस तरीके से देख रहा है। तो हम एज ए पत्रकार जब मैं देखता हूं, तो भारत का युवा, जब राष्ट्र निर्माण की बात हम करते हैं और भारत के युवाओं की उसकी भूमिका क्या हो, इस पर बात करते हैं, तो देखते हैं युवा जब पढ़ लिख करके समाज में आ रहा है, डिग्री लेकर के, और इंडस्ट्री में जा रहा है जॉब लेने के लिए, तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई जॉब मिसमैच बताया जा रहा है। मतलब उन्हीं पूंजीपतियों का कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, वहीं पढ़े, और उन्हीं की कंपनी में जब जॉब करने आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि स्किल्ड आपके अंदर, वो आप स्किल्ड नहीं हैं, आप जॉब मिसमैच बताया जा रहा है। फिर सरकार कह रही है अच्छा ये समस्या है तो हम आपके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे, लेकिन आप घूम कीजिए, मैंने घूमा है तमाम अभी झारखंड में, तमाम कहाँ कहाँ का टूर करके मैं आया, खास आबादी को, जो यहाँ की माइनॉरिटी है, उसके क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं है। सीसीटीवी कैमरों की तो भरमार है वहाँ पे, लेकिन स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं है वहाँ पर। उनके लिए वो योजनाएं नहीं है, लाभकारी योजनाएं, जो एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक और वेलफेयर स्टेट में होनी चाहिए। तो ये युवा देख रहा है। फिर वो युवा सोचता है कुछ हम करें समाज के लिए, वो चाहता है कि हम आरटीआई फाइल करें, हम देखें कि समाज में जो अलग अलग आंकड़े हैं वो क्या हैं। वो सोचता है कि हम समाज में एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की तरह कुछ काम करें, हम समाज को बदलने की, इन्वायरमेंट को सुधारने का काम करें। तो यहाँ पे जो कोर्ट जाता है, जो बैठे हुए हैं सबसे ऊंची कुर्सी पर, वो ये कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया ये आती है कि ये कॉकरोचेज हैं। मतलब आप देखिए कि एक युवा जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, नवनिर्माण चाहता है, देश का कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखते हुए चाहता है कुछ करें, तो कभी आरटीआई फाइल कर रहा है, कभी ह्यूमन राइट्स को लेकर के वो पीआईएल दाखिल कर रहा है, लेकिन वहां पर मुख्य न्यायाधीश ये कहते हैं कि ये कॉकरोचेज हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये कॉकरोचेज है, कीड़े और मकोड़े किए जा रहे हैं। देखिए कौन कह रहा है? प्रियम्बल तो ये कह रहा है कि आपकी डिग्निटी की रक्षा हम करेंगे, ये गारंटी दे रहा है, लेकिन वही उसके सुरक्षा करने की जो गारंटी दे रहा है और उस पर जो उच्च शिखर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो क्या कह रहा है? ये कॉकरोचेज हैं। तो देखिए किस तरह से सिचुएशन है, कैसी है कि युवा के सामने ऐसी स्थिति है कि जब राष्ट्र निर्माण का कोई काम कर रहा है तो उसको इस तरह से किया जा रहा है। फिर समाज में आके कुछ बोल रहा है कि संविधान तो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहा है, हम कुछ बोलेंगे, तो दूसरी तरफ मीडिया कह रहा है ये देखिए ये प्रदर्शन कर रहा है, सरकार खिलाफ बोल रहा है, ये तो आतंकी है। कोई किसान अपने मुद्दों को आगे बोल रहा है तो बोला जा रहा है कि वो है। तो हम जिस देश का निर्माण करना चाहते हैं, जिस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, वहाँ जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जो दूसरे इदारे हैं, दूसरी संस्थाएं हैं, सर्वधारिक संस्थाएं हैं, दूसरे अलग अलग जो है वो हैं, उनका जो अप्रोच है बहुत ही नकारात्मक अप्रोच है। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि इस राष्ट्र में हम एक निर्माण करना चाहते हैं, इस राष्ट्र का युवा को हम देखते हैं कि जो युवा है वो निर्माण करेगा, एक बेहतर भविष्य की कल्पना हम कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो युवा है वो जब इन स्थिति को देखता है कि उसके पास जॉब नहीं है, होपलेसनेस है, उसके पास बिल्कुल निराशा में डूबा हुआ युवा है, तो वो क्या करे? उसके लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो रहा है। तो वो जब हम युवा से बात करते हैं, हम भी जब जाते हैं तो युवा से बात करते हैं, हम कहते हैं क्या आप देखते हो, क्या आपको लगता है? तो वो कहते हैं कि अभी हालात ठीक नहीं हैं, सरकार बदलेगी तो शायद कुछ बेहतर होगा।
तो मेरा यही प्रश्न होता है कि अभी जो लोग जेल से छूट रहे हैं, बहुत सारी खबर आती है, हम भी आप देखते हैं, जेल से छूटे 15 साल बाद, 18 साल बाद बाइज्जत बरी हो गए, निर्दोष जो है, जज ने कहा कोई आरोप साबित नहीं हुआ। कितने साल बाद जेल से रिहा हो रहे हैं? 15 साल बाद, 18 साल बाद, 21 साल बाद, 25 साल बाद रिहा हो रहे हैं। तो अभी जो वर्तमान सरकार है, जिसके बदलने से आप स्वप्न देख रहे हैं कि समाज बदल जाएगा, अभी सरकार तो 12 साल की हुई है, बच्ची है अभी, लेकिन जो लोग जेल से आ रहे 17 साल बाद आए, यानी किसकी सरकार में वो जेल में गए? पुरानी सरकारों के वक्त में वो जेल में गए, उनको जेल में डाला गया, और अभी न्यायालय बता रहा है कि वो निर्दोष हैं। तो हम जो कहते हैं कि सरकार बदलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा, तो नहीं बदलेगा, क्योंकि जो आरोप लगा था उन पे, आतंकी बताए गए थे, उनको तो कोर्ट बाइज्जत बरी कर रहा है। और किसकी सरकार में गए थे? पूर्व सरकार में गए थे। यूपी में कोई कहता है सरकार बदलेगी तो वो हो जाएगा, वहां क्या दंगे नहीं हुए? तो ये हमें समझना, उस युवा को जिसको हम ये कल्पना दे रहे हैं, जिसको विचार दे रहे हैं समाज के बदलने का, उसके अंदर ये समझ विकसित होनी चाहिए, या हम चाहते हैं विकसित हो कि हम सिर्फ सरकार के बदलने से समाज बदलने की कल्पना कर रहे हैं। किसी सत्ता के बदलने से समाज का नवनिर्माण नहीं होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था ना कि हम देखो, बोलो नहीं, समाज के परिवर्तन की बात मत करो, और हम सत्ता दे रहे हैं। सत्ता दिया गया था ना, उन्होंने इनकार किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि बिना लोगों के चरित्र निर्माण के समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। कोई बेहतर समाज स्थापित नहीं कर सकते। ये उदाहरण है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन से, उनके चरित्र से, उनके जीवनी से ये सीख मिलती है कि बिना समाज चरित्र के निर्माण के कोई समाज हम बेहतर नहीं बना सकते हैं। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि सरकार बदलेगी सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो समाज में जो भी चीज़ वैमनस्य है, सांप्रदायिकता है, जो लोग युवाओं को लेकर के काम कर रहे हैं, वो एक बड़ी संख्या में युवा है जो सोशल मीडिया पे और अलग अलग नैरेटिव के माध्यम से जो समाज में जो नैरेटिव चला रहे हैं, उसका फल और उसकी प्रतिक्रिया हम समाज में देख रहे हैं कि लोगों को, दाढ़ी वाले लोगों को, टोपी वाले लोगों को और निशाना बनाया जा रहा है। अभी हम देखें कि एक लड़का जो है एक ऐप बनाया जिसमें बोलने वाले लोगों को निशाना बनाया गया। जो लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां जो बोलती थी, आकर के बोलती थी अलग मुद्दों पे, उनका ऐप बनाया गया, उनकी फोटो डाली गई और उनको नीलाम किया गया। जब वो आरोपी जेल में गया, पकड़ा गया, तो कुछ दिन बाद जज ये कहते हुए उसको बरी कर रहे थे कि वो बच्चा है, उसके करियर का मसला है और पिता तुल्य रवैया अपनाना चाहिए। आप सोचिए, एक अपराधी है, जो एक वर्ग, जो भारत में जो माइनॉरिटी है, उसकी महिलाओं को, जो महिलाएं बोलती हैं, मुखर होकर बोलती हैं, हर मुद्दे पे बात करती हैं, समाज के नवनिर्माण की बात करती हैं, मुद्दों को लेकर के उठाती हैं, उनके बारे में, उनकी तौहीन, उनकी पिक्चर को जो है ऑनलाइन नीलाम कर रहा था, उनकी पिक्चर साथ छेड़छाड़ करके, तो वो इतना बड़ा अपराधी, लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि पिता तुल्य रवैया अपनाना चाहिए। तो ये देश है, और देश में जो संस्थाओं का रवैया वो हमारे सामने है। फिर हम ये कहते हैं, फिर युवा ये भी कहता है, जब हम बात करते हैं युवा से, एक तो ये कि सरकार बदलेगी सब बदल जाएगा, दूसरा ये क्योंकि युवा निराश है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधकार है उसके सामने। दूसरा ये कि युवा ये कहता है कि नहीं, वो सरकार बदलेगी या लोग आएंगे, नए नए लोग लीडर बनेंगे, तो ये समाज बदलेंगे। समाज कैसे बदलेगा? तो लोग कहते हैं लीडर आएंगे समाज बदलेंगे। तो अभी 2024 में जो लीडर आए हैं भारत में, उनका डेटा हमारे सामने है, जो बताता है एडीआर की रिपोर्ट, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एडीआर ये कहता है कि 4092 विधायक जो चुने गए अलग अलग राज्यों में, उनमें से 45%, 45% लोगों ने खुद हलफनामा जो दायर किया था, उसमें बताया है कि उनके खिलाफ आपराधिक केस हैं, मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले, संगीन आपराधिक मामले, हत्या का, लूट का, बलात्कार का, रेप का, छीनने का, ब्लैकमेलिंग का। तो ये लोग जो लीडर हैं समाज के, पूरे देश में विधायकों की संख्या 4092 जिनका आकलन किया गया एडीआर ने, उनमें से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं कितने? 47% हैं। 2025 की रिपोर्ट है, 17 मार्च। एडीआर फिर ये 2025 में रिपोर्ट ये भी देता है कि भारत में जो मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, 47% मंत्री हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। हम राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, और इसी राष्ट्र में जो प्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ 47% के खिलाफ लगभग हर दूसरा जो चुना हुआ प्रतिनिधि वो अपराधी है। तो हम जिनके बलबूते समाज के निर्माण की, राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं, हर दूसरा व्यक्ति जो अपराधी है। क्या अगर ये क्वेश्चन किया जाए, पत्रकार होने के नाते मैं सवाल तो कर सकता हूं, अपराधियों के भरोसे किसी समाज का निर्माण हो पाएगा? एडीआर, और उन्होंने खुद घोषणा की है, मैं नहीं कह रहा, एडीआर कह रहा है, और एडीआर ने उनके एफिडेविट का आकलन करके और ये रिपोर्ट जारी की है। तो हम ये कहते हैं समाज बदलेगा, लोग आ जाएंगे, चुनाव हो जाएगा। चुनाव से समाज नहीं बदलता। समाज बदलने की तो निरंतर प्रक्रिया होती है, लगातार काम करना होता है, समाज को नई दिशा देनी होती है और लगातार मेहनत करना होता है। और एक दो आंकड़े और फिर मैं आगे बात करूंगा कि 2024 की एक और रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि 543 सांसदों में से 241 सांसद, 46% अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए। 47% विधायक पूरे भारत में 4000 के लगभग, और जो 554 एमपीज हैं उसमें से 46% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने ही इसकी घोषणा की है।
और हम ये कहें कि ठीक है, बेहतर हो जाएगा और आगे आने वाले समय में शायद अच्छे लोग चुन करके आएँ, फरिश्ते लोग चुन करके आएँ, तो यही आंकड़ा ये बताता है कि ऐसा हुआ नहीं है। 2002 से लगातार जब हम अलग-अलग इलेक्शन में और इलेक्शन में चुने हुए प्रतिनिधियों का, उनके हलफनामे का जब आकलन करते हैं, तो ये बताया जाता है कि उसमें हर बार इज़ाफ़ा हुआ है और 55% की वृद्धि हुई है इस बार। हर बार कुछ न कुछ अपराधी बढ़ रहे हैं, जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं, हर बार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। सरकारें बदल रही हैं, जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, रोडों की जाल तो बन रही है, लेकिन समाज बदलने की कोई दिशा हमें दिखाई नहीं दे रही है। समाज बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, माइनॉरिटी के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। तो हमें कहीं से ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये चीज़ें कुछ राष्ट्र जो है निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत बड़ी समस्या है और बहुत विकट समस्या है, जिस पे हमें इस पे बात करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि पिछले 15 वर्षों में आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या 55% की वृद्धि हुई है और हर साल इसमें बढ़ोतरी हुई है। फिर उसके बाद हम देखें कि हम ये कहें कि नहीं, आंदोलन हम करेंगे तो शायद बदल जाए, तो ठीक है, लेकिन आंदोलन से कोई मंत्री तो इस्तीफा दे सकता है, सरकारें तो बदल सकती हैं, लेकिन समाज नहीं बदलेगा, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण पे बात कर रहे हैं। तो और इन डेप्थ जाके हम बात करेंगे। सरकारें तो बदलेंगी, मंत्री ने इस्तीफा दिया, लेकिन समाज नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि समाज के अंदर नैतिकता, जो भाई ये लोग चुने जा रहे हैं, जो आंकड़ा मैंने पेश किया, कौन चुन रहा है? किसी और देश के लोग आगे चुन रहे हैं? हम ही आप चुन रहे हैं ना ये लोगों को। किस आधार पे चुना? कोई कास्ट के आधार पे, कोई ठीक है हमारी जात का है, ठीक है हमारा कोई काम कर देगा, यही लोग चुन रहे हैं। हम और आप चुन रहे हैं। हर दूसरा चुना हुआ प्रतिनिधि भारत का अपराधी प्रवृत्ति का है, ऐसा हलफनामा कहता है उनका। तो ये लोग कौन आ रहे हैं समाज में? हम आप चुन रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे और आपके बीच है कि समाज में ये बुराई है, कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच है। हम और आप ऐसा प्रतिनिधि चुन करके भेज रहे हैं कि आप जाइए और समाज के निर्माण का काम करिए, जिसके खिलाफ आपराधिक मामले हैं और संगीन आपराधिक मामले हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और जब आंदोलन, मैंने अभी कहा कि हमें लगता है कि आंदोलनों से बदल जाएगा, तो कभी आंदोलनों से बदला नहीं है। आंदोलनों से सरकार बदली है, मंत्री का इस्तीफा हुआ है, एक चेहरा रिप्लेस हुआ है, दूसरा चेहरा आया है, समाज नहीं बदला है। क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण की जब बात कर रहे हैं तो हमें बहुत ही इनडेप्थ जाकर इस पर चर्चा करनी होगी। और अभी जब आंदोलन हुआ तो उसमें भी थोड़ा आंदोलन पे बात हो रही है, थोड़ा और बात कर लें उस आंदोलन पे कि आंदोलन जो हुआ उसमें भाषा को लेकर के बात हो रही है कि जो लोग आए थे उनकी भाषा बहुत संयमित नहीं थी, वो नहीं थी। तो इस पर कई तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनके खिलाफ भाषा बोली जा रही थी, उनकी भाषा कितनी संयमित है हम संसद में देख सकते हैं। लेकिन ये कह करके हम इनको जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं कि जो लोग भी आंदोलन में, जो लोग हैं, जो युवा हैं, लड़के लड़कियां, जो लोग भी, ठीक है हम आंदोलन कर रहे हैं विषय किसी मुद्दे को लेकर के, हम चाहते हैं किसी का इस्तीफा चाहते हैं, लेकिन हमारी जो भाषा है, आंदोलन की जो नैतिकता है, जो भाषा है, वो अगर सही नहीं है तो आंदोलन अपने आप में एक कामयाब आंदोलन नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि कामयाबी ये नहीं है कि हम इस्तीफा ले लें, क्योंकि जो गाली दे करके अगर हम कोई समाज बनाना चाहते हैं तो गाली पर ही समाज कायम रहेगा। हिंसा से जो समाज बनता है, ये जो बुद्धिजीवी हैं, पॉलिटिकल साइंस के वही कहते हैं, जो समाज बंदूक से स्थापित होगा वो बंदूक से ही कायम रहेगा। हिंसा से जो समाज बनता है वो हिंसा पे ही कायम रहता है। बंदूक के और गोली के और गाली पर जो समाज बनता है, गाली पे आधारित, वो गाली से ही कायम रहता है। आज आप गाली दे रहे हैं, आज जो आंदोलन के युवा गाली दे रहे हैं, कल रिप्लेस होंगे, इनको गाली दी जाएगी, क्योंकि वो उससे बड़े गालीबाज वो हैं, वो भी गाली, उनके संसद गाली देते रहते हैं। जो नैतिकता बता रहे हैं, इंडिया हेट लैब ये कहता है कि 500% का इजाफा हुआ। वो खुद अभी इलेक्शन में हेट स्पीच दी गई है और बड़े बड़े यहाँ कुर्सी पर बैठे हुए देश के लोग हेट स्पीच दिए हैं। तो आप देखें कि नैतिकता कहाँ है। जिस समाज की हम बात कर रहे हैं उस समाज में नैतिकता नहीं है। जज कॉकरोच बोल रहा है, मीडिया के लोग जो है अपराधी बोल रहे हैं, जो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है उसको कहा जा रहा है ये आतंकी है, किसान आ रहे हैं अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, कहा जा रहा है खालिस्तानी है। किसकी नैतिकता है? अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुने जा रहे हैं। कौन चुन रहा है? हम और आप चुन रहे हैं। तो हम इस आधार पे कहें कि एक बेहतर समाज बना लेंगे, एक भारत बना लेंगे, कैसे बना लेंगे भारत अच्छा? तो हम सिर्फ सरकार बदलने से आपको लगता है समाज बदलेगा? नहीं बदलेगा। आप कहेंगे सरकार बदलेगी ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो रहा। हर सरकार में दंगे हुए हैं, माइनॉरिटी के लोग, दलित, आदिवासी लोगों को निशाना बनाया गया है। तो सिर्फ इससे नहीं होता। तो आंदोलन की अपनी नैतिकता होती है, गाली का जवाब गाली नहीं होती है। हम चूंकि हम बात कर रहे हैं तो हमारा विचार है, जैसे शुरू में मैंने कहा कि जो लोग युवाओं को लेकर के नया भारत, सो कॉल्ड भारत बनाना चाहते हैं, हम देख रहे हैं आप, वो गाली देता हुआ युवा है। वो किसी चर्च में कोई अगर प्रार्थना कर रहा है, वहां जाके हमले कर रहा है, वो युवा है। उसको यही दिशा दी गई, उसको यही भारत निर्माण का जो उसकी कल्पना है वो यही है। लेकिन हम जिस भारत के निर्माण, एज ए मुस्लिम, एज ए भारतीय, जब इस भारत के निर्माण की बात करते हैं, वहां कहा इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअराफ़ू की बात की गई। एकता, अखंडता, बंधुत्व, यही तो है ना संविधान की जो प्रस्तावना है, वो यही है। एकता की बात है, समानता की बात है, बंधुत्व की बात है। तो यही तो कहता है इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। इसीलिए मैं ये बात
बहुत ही उसके साथ के साथ कहना चाहता हूँ, पत्रकार होने के नाते और युवाओं के बीच रह करके, और जो बुजुर्गों से इस्लाम की समझ है वो ये, इस भारत में राष्ट्र का नवनिर्माण सिर्फ मुस्लिम युवा कर सकता है, क्योंकि वो नैतिकता सिर्फ मुसलमान के पास है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा की आयत हमारे पास है, और कहा कि सब आपस में भाई भाई हो। वो लोग जो एक दूसरे को समानता का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, वो देश का राष्ट्र का नवनिर्माण कैसे कर पाएंगे? कभी नहीं हो सकता है। तो भारत के और राष्ट्र का नवनिर्माण, राष्ट्र का एक नई दिशा, राष्ट्र को बेहतर बनाने का, राष्ट्र को समावेशी बनाने का, इंक्लूसिव बनाने का काम अगर कोई कर सकता है तो मुस्लिम युवा कर सकता है, क्योंकि यहाँ जो एकता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व की बात की गई है वो किसी और विचारधारा में नहीं की गई है। इसीलिए मुस्लिम युवाओं का रोल और ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। बाकी लोगों का रोल तो है, वो लोग समाज में आते हैं, कोई आंदोलन कर रहा है, कह रहा है हम आंदोलन कर रहे हैं, कोई खुदा नहीं है, बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम ही रहेगा, काम तुम करोगे, है ना। तो तमाम लोग विचारधारा के लोग आ रहे हैं, कोई इसका इनकार, कोई इसका इंकार। बदलना सरकार है, बदलना समाज है, एक अच्छी न्याय आधारित समाज की स्थापना करना है, न्याय आधारित सत्ता की स्थापना करना है। लेकिन विचार आप देखेंगे तो विचार बिल्कुल है, कोई कह रहा है खुदा नहीं है, कोई कह रहा है ये नहीं है, कोई गाली दे रहा है, कोई कह रहा है गाली दे के समाज बना लेंगे, लेकिन गाली दे के समाज नहीं बनता है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, एक स्टोरी उनकी है, उन्होंने अपनी बात कहते हुए कहानी में कहते हैं कि स्वराज की बात होती थी तो कहते थे कि जो हिंसा पे जो समाज बनेगा, जो राष्ट्र निर्मित होगा, वो हिंसा पे ही बना रहा है। इसलिए प्रेम पे, प्रेम के आधारित जो समाज बनता है वो प्रेम पे कायम रहता है। संवैधानिक मूल्यों पे, बंधुत्व के मूल्यों पे जो समाज बनेगा वो उसी पे कायम रहेगा। तो हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कौन से मूल्य हैं जिन पे एक समाज बनता है, एक समाज स्थापित होता है, और वो मूल्य हमको मिलता है कैरेक्टर, गाली दे करके नहीं। गाली का जवाब गाली नहीं है। उसी आंदोलन का अगर देखना है तो कैरेक्टर की एक झलक हमें शाहीन बाग आंदोलन में मिलती है कि महिलाओं ने एक किसी नेता को बुरा भला नहीं कहा। जो महिलाएं शाहीन बाग आंदोलन में अपने अधिकारों की मांगों को लेकर के बैठी थी, आप देखिए एक शब्द बता दिए, पहले दिन से मैंने रिपोर्टिंग की है, एक महिला ने किसी भी नेता को नहीं कहा। नेता ने कहा कि ऐसा बटन दबाना कि शाहीन बाग में करंट लगे, नेता ने बोला, लेकिन महिलाओं ने अपनी नैतिकता नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि जो आदर्श था वो इस्लाम था, वो आदर्श था वो कुरान था, जो आदर्श था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा जीवन उनके सामने था। इसीलिए जो उसके लिए आए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाया, संजय हेगड़े लोग आए, उन महिलाओं ने जो बात की, लड़कियों ने जो बात की उनसे, वो शानदार बात की, उसमें नैतिकता थी, उसमें गाली नहीं थी, उसमें समावेशिता थी, उसमें इंक्लूसिविटी थी, उन्होंने बात की। तो आंदोलन कैसे होता है? वो इस तरह से आंदोलन होता है। समाज में किस तरीके से अपनी बात कही जाती है, शाहीन बाग की महिलाओं ने बताया। और भारत में पहला एक आंदोलन है, किसान आंदोलन को आप ले सकते हैं, पहला आंदोलन है जो न्याय आधारित तो है ही, साथ ही संवैधानिक मूल्यों के पे कहा गया। इस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए एकमात्र आंदोलन है, और इस पे बात हो सकती है आगे, सवाल जवाब में भी, आगे भी। और कोई आंदोलन नहीं है जिसपे आप कह सकते हैं कि बहुत नैतिक मूल्यों के साथ जो है ये आंदोलन चला, सिवाय शाहीन बाग गया। अभी जो बात चल रही है कि लोग आंदोलन में किसी लड़कियों ने गाली दिया, लड़कों ने गाली दिया, फिर वो उनको डिफेंड कर रहे हैं, इनको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी की सरकार को हटाने के नाम पर हम गाली को जायज़ नहीं ठहरा सकते। एक सभ्य समाज कभी नहीं कर सकता। हम जो राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं उसमें गाली की कोई जगह नहीं है, उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा से कोई समाज जो है एक बेहतर समाज नहीं बनता है ना। तो हम आंदोलन का चरित्र क्या होना चाहिए कि आंदोलन का चरित्र ये होना चाहिए, एज ए मुस्लिम और एज ए कहते संवैधानिक मूल्यों को मानने वाले व्यक्ति होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह से हम ये कहें कि अगर गाली दे का जवाब गाली देंगे तो इस तरह से कोई बेहतर समाज नहीं बन पाएगा। तो वो मूल्य क्या हो सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलती है, नबियों की ज़िंदगी से हमें मिलता है कि आंदोलन कोई ऐसा नहीं है कि 4 साल का, इतना छोटा हम क्यों सोचते हैं कि आंदोलन करेंगे 4 साल में बदल जाएगा। कुछ चीज़ें 4 साल में नहीं हुई। समाज जो बिगड़ा है, जो नैतिक पतन हुआ है समाज का, 4 साल में हुआ है, दशकों लगा है तब जाकर के समाज का नैतिक पतन हुआ है। तो जब हम सोचते हैं कि समाज को एक नई दिशा देंगे, समाज को बेहतर बनाएंगे, तो क्या एक दिन में बन पाएगा? क्या 4 दिन में बन जाएगा? इसके लिए एक लंबा समय दरकार होगा। इसके लिए पेशेंस चाहिए, इसके लिए धैर्य चाहिए, इसके लिए इंक्लूसिव और समावेशी अप्रोच चाहिए, और इसके लिए वो धैर्य चाहिए जो और साहस चाहिए, सहनशीलता चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहनशीलता है कि देखिए ताइफ में पत्थर मारा गया, जूती में खून जम गया, फरिश्ते कहते हैं कहिए तो इनको जो है वो कर दें, लेकिन कहते हैं नहीं। ये देखिए पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच यहीं से हमें जन्म लेती है कि ये कहते हैं कि नहीं, आने वाले लोग जो हैं वो करेंगे। तो जब आंदोलन की हम बात करते हैं और एक अच्छे समाज और देश के निर्माण की बात करते हैं तो ये सकारात्मक सोच हमारी होनी चाहिए कि नहीं ठीक है, ये लोग अभी हमारे साथ विभेद और इस तरह दुर्भावना रखते हैं, लेकिन आने वाले समय में इंशाअल्लाह समाज बदलेगा। एक दिन में नहीं समाज बदलता है, एक दिन में समाज खराब नहीं होता है, एक दिन में समाज भ्रष्ट नहीं होता है, इसके लिए दशकों लगता है।
उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से समाज को नई दिशा देने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए एक दिन में समाज बेहतर नहीं होगा, निरंतर काम करना होगा। आप देखिए जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं, लगातार झूठी बात कहते हैं और धीरे धीरे वो सच बन जाती है। धीरे धीरे 100 बार बोलते हैं एक झूठ को और वो सच का रूप ले लेता है। इसी प्रकार हमें सच को इतनी बार बोलना है कि धीरे धीरे लोगों के मन मस्तिष्क में जगह लेने लगे। हम बोले कि बिल्कुल गाली की जगह नहीं है ये, बिल्कुल आंदोलन में नैतिकता होनी चाहिए, बिल्कुल समावेशी भारत होना चाहिए, बिल्कुल इंक्लूसिव भारत होना चाहिए। दाढ़ी और टोपी को देख करके आप जो है वो ना हो, असहज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंक्लूसिविटी की बात है, संविधान ये कहता है, तो आप हमसे असहज मत होइए, हम आपसे असहज नहीं होंगे। तो वो जब हम कहेंगे कि धैर्य होगा, साहस होगा। दूसरा ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा, और मैं ज़्यादातर युवाओं से ये कहता हूँ जब मैं उनसे बात करता हूँ, इंटरेक्ट होता हूँ या संवाद स्थापित करता हूँ, तो विक्टिम बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो मैं अभी बात कर रहा था कि कहते हैं समाज बदलना तो चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि जब भी अपने समाज को बदलने की बात करते हैं मुद्दों को लेकर के, तो वो एक तरह की अलग तरह की मानसिकता दिखाई देती है। वो विक्टिम मेंटेलिटी उनकी सामने आती है, पीड़ित मानसिकता, कि हमारे साथ तो दुख हो रहा है, हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, हमको तो मारा जा रहा है। भाई, जिन लोगों को समाज परिवर्तित करना है वो लोग कभी अपने दुख का रोना नहीं रोते हैं। आप इतिहास में देखिए, अतीत में जाकर देखिए, सामाजिक परिवर्तन लाने वाले लोग कभी अपने दुख का रोना नहीं रोते हैं। साहब अकराम की जिंदगी से अगर हम सीखें, क्योंकि हमारा आदर्श वही है, आप सल्लम की जीवन हमारा आदर्श है, तो उनसे देखिए, कोई कहा कि हमको, हज़रत बिलाल ने कितनी बार कहा कि देखो हमको इतना मारा गया, जला दिया गया, पीठ जल गई है। कहा क्या? तवाफ करते वक्त चादर हटी तो एक साहबी देखते और रोने लगे, अरे इतना पीठ में इस तरह से, तो उन्होंने वाकया बताया। और वो तो लोग देखे जब घटनाएं हो रही, लोग रोते नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे संगठन है, नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, कि वो काम करते हैं और कहते हैं कि हमको मारा जा रहा है, रोते हैं। फेसबुक पे उनकी देख के निराशा हो जाएगी, उनकी पोस्ट देख करके कोई आशावादी अप्रोच उनका नहीं दिखाई देता है। तो जो युवा, खासकर कि मुस्लिम युवा अगर नेगेटिव हो, अल्लामा इकबाल कहते हैं ये नेगेटिव तो कौम की मौत होती है, नकारात्मक सोच, ये गुलामी होती है। और कहते हैं गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो ये पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। बदलेगा 10 साल 20 साल बाद बदलेगा। और ये छोटी सोच नहीं कि सरकार बदलेगी समाज बदलेगा, समाज ऐसे नहीं बदलता है। लगातार निरंतर प्रयास करना है। पेड़ कोई लगाता है, फल अगली जनरेशन खाती है ना। तो हम आज समाज में समरसता और भाईचारे का और एक अच्छे भारत बनाने का स्वप्न देख रहे हैं, तो आज हमें अवेयरनेस और जागरूकता लाना होगा समाज में। लोगों के अंदर जो नैतिक पतन हो रहा है उसको दूर करने के लिए उनसे एंगेज होना होगा। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ, युवाओं की बात मैं कर रहा था, मैं उसी पर आता हूँ कि युवा विक्टिम मेंटेलिटी का शिकार है। सिर्फ अपना रोना रो रहे हैं। रोने वाले लोग सिर्फ रो सकते हैं, समाज तब्दील नहीं कर सकते हैं। रोने वाले अपना जख्म सिर्फ दिखा सकते हैं, लेकिन दूसरों का जख्म भरने का काम नहीं कर सकते हैं। तो इससे बाहर आना होगा। खासकर मुस्लिम युवा है तो मुसलमान का काम तो बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल रोए, अपना रोना रोए। और लीडर जो होता है, समाज को लीड करने वाला, जो हम ये चाहते हैं कि युवा है मुस्लिम युवा समाज को लीड करे, क्योंकि उसी के पास वो नैतिकता, वो आदर्श, वो तमाम सहनशीलता का उदाहरण उसके जीवन में है, उसके पास है, आप वसल्लम के जीवन चरित्र से और कुरान जो हमें देता है। तो वही वो कर सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए कि विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर आए युवा, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, सकारात्मक अप्रोच के साथ अगर वो बाहर आता है तो ये काम कर सकता है। और कैरेक्टर का, जैसे हमने कहा, कैरेक्टर से हम समाज बदल सकते हैं। तो हम देखें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने कैरेक्टर से कैसे एक राष्ट्र के निर्माण का काम किया। उनके जीवन को देखें अगर, तो अपने कैरेक्टर से उन पे वो लगता है, आरोप लगता है, और फिर उसके बाद जेल में जाते हैं और तमाम उनकी ज़िंदगी जो वाक़या देखते हैं, अपने अच्छे कैरेक्टर से फिर उनके पास अवसर मिलता है एक राष्ट्र के निर्माण का, एक समाज को बेहतर बनाने का, और उन्होंने एक समाज को बेहतर बना के दिखाया। तो किसी राष्ट्र का निर्माण हम जब बात करते हैं तो चरित्र का निर्माण जब होता है, उसके बाद राष्ट्र का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो चरित्र का निर्माण करना क्यों आवश्यक है? जो हमने बताया कि समाज में जो अपराधी लोग चुने जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि, उसमें हम और आप वोट देने में शामिल हैं। इस देश की बहुसंख्यक आबादी वोट देने में शामिल है, और हम लोग ऐसे लोग चुन रहे हैं। लेकिन समाज का नैतिक पतन हो रहा है, हो चुका है कह सकते हैं। तो इसके लिए उस समाज में जाकर के लगातार काम करना होगा। आप देखें नबियों की ज़िंदगी से देखें, लगातार आप थकते नहीं हैं, आप परेशान नहीं होते हैं। इस बात पर यकीन, दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय होता है कि हाँ समाज बदलेगा। इस बात पर यकीन और विश्वास होना चाहिए। तो हमको भी, हमारे युवाओं को यकीन होना चाहिए इस बात का कि हम ही बदल सकते हैं, क्योंकि समाज में समरसता का जो उदाहरण है वो हमारे अलावा कहीं नहीं है। कोई विचारधारा आप देख लीजिए भारत में, राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, कोई विचारधारा हो, किसी के पास ये आदर्श, किसी के पास ये उदाहरण नहीं है कि वो आके समाज को कैसे बदलेंगे। क्या उनके पास बेसिस है? उनके पास कोई ऐसा बेस नहीं है, कोई ऐसी बुनियाद नहीं जिसके आधार पर समाज को बदल सकते हैं। हमारे पास उसका उदाहरण है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन है और नबियों के ऐसे उदाहरण हैं। सच को सच कहने की ताकत, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें मिलता है। उन्होंने कहा ये सच है तो सच है,
कहने में हिकमत चाहिए, हमको विजडम चाहिए, है ना। जो कुरान भी बार बार जब नॉलेज की बात करता है तो हिकमत की बात करता है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं, तो हिकमत हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन वो साहस होनी चाहिए गलत को गलत कहें। बहुत लोग बोलने से डरते हैं, जाहिर है कि समाज ऐसा है, लेकिन सही बात को सही अंदाज में हमको बोलना होगा। इस समाज को बेहतर बनाने के लिए लगातार हमको प्रयास करना होगा। तो हम जो बार बार ये कहना चाहते हैं कि जो लोग समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि समाज में जो चीज़ें हो रही हैं वो बेहतर नहीं है, इसको हम नए अप्रोच के साथ, इस्लामिक अप्रोच के साथ, संवैधानिक अप्रोच के साथ हम वो करेंगे। एक और चीज़ युवाओं के अंदर मैं समझता हूँ कि एक तो ये कि कैरेक्टर हमारे अंदर वो विकसित हो और समाज को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ कैरेक्टर से ही समाज नहीं बनेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप कहें कि हम बहुत अच्छे कैरेक्टर का युवा, जैसे हमने कहा समाज में 3 बातें कही मैंने, समाज में बहुत सारी चीज़ें जो सही नहीं है, नैतिक समाज का पतन हो रहा है, समाज में आदर्श नहीं है। वो आदर्श किसके पास है? मुसलमान के पास है। और मैंने ये भी कहा कि मुस्लिम युवा समाज को बदल सकता है। ये 3-4 बातें मैंने कही, लेकिन एक बात ये भी यहाँ पर है कि मुस्लिम युवा जो समाज को बदल सकता है वो बदल ही नहीं रहा है, वो बैठा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीर, अल्लामा इकबाल ने ऐसे युवाओं से कहा था। तो बदल तो सकता है, लेकिन बदल नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है बाहर, अपने घर से, अपने खानकाहों से निकल नहीं रहा है। उसके पास अच्छा कैरेक्टर है, वो नमाज पढ़ रहा है, तहज्जुद गुजार भी है, बहुत अच्छे अच्छे युवा दिखाई देते हैं, वो शरीफ हैं, लेकिन वो शरीफ होने के साथ साथ समाज की तब्दीलियों को भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे समाज नहीं बदलेगा। अल्लाह सुन्नत अल्लाह तब्दील, अल्लाह भी कहता है सुन्नत अल्लाह की बदलेगा नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि अगर ये दवा हम पी लें तो हमारी जो बीमारी है समाज की ठीक हो जाएगी, तो उसके लिए वहाँ से उठना पड़ेगा, यहाँ से आकर के दवा पीना पड़ेगा। आप सिर्फ अच्छे हैं उससे ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारे मुस्लिम युवा मैं खुद देखता हूँ, मैं अपनी स्टोरी में, रिपोर्टिंग में, बात में, संवाद में ये देखता हूँ कि बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो निकल के बाहर नहीं आते, वो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, इंगेज नहीं हो रहे हैं। आप सल्लम गार हिरा से निकले, उसके बाद लोगों के बीच आए, कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर व रुज्ज़ फ़हजिर कहा गया सूरह मुद्दस्सिर में, उठो खबरदार करो। आप लोगों के बीच आए, हम लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, हम एंगेज नहीं। और मैं कह सकता हूँ, मैं 10 साल से मीडिया में हूँ और फील्ड में हूँ, लोगों के बीच हूँ, मेरा पैशन है फील्ड रिपोर्टिंग करना। तो मैं जानता हूँ, मैं संवाद करता हूँ लोगों से, मुसलमान इंक्लूसिव नहीं हो रहा है। इस्लाम इंक्लूसिव है, मुसलमान इंक्लूसिव नहीं है। तो मुस्लिम युवाओं को इंक्लूसिव होना, खूब अच्छी दवा लेकर घर में बैठे रहिए, समाज में बीमारी है, वो बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, समाज में जाना होगा। तो एक बात, जिस तरह से मैंने कॉन्फिडेंस से मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों के पास और मुस्लिम युवा ही समाज को बेहतर बना सकता है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मुस्लिम युवा समाज में नहीं जा रहा है। हम यानी कि अगर हम हल की तरफ बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, तो ये ज़रूरी है कि मुस्लिम युवा समाज में जाए। दूसरा ये कि समाज में जब जाएँ तो ज़रूरी, देखिए होता है कि जैसे बहुत अच्छी गाड़ी हमारे पास है, बहुत अच्छे हम ड्राइवर भी हैं और हम रोड पे जा रहे हैं, लेकिन हमें रोड का जो रूल रेगुलेशन है मालूम होना चाहिए। तो 2 कदम पे चालान हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छे अच्छे कैमरे लगे हैं, तो हमें ये मालूम होना। मौलवी ने कि तहरीक इस्लामी की अखलाकी बुनियादें, मौलवी ने इसी का जिक्र किया है, अलग अंदाज में कहा है ना। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिस समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं हम, अंदर नैतिकता है, हम नेक हैं, हम बेहतर लोग हैं, हम चाहते हैं कि समाज बदले, ये भी चाहते हैं, अच्छी नीयत भी है, लेकिन जब तक उस समाज के बारे में नहीं जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, इसके बाद मैं बात खत्म करूँगा, कि सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस समाज को बदलना चाहते हैं उस समाज की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। अक्सर देखा गया उस समाज की समझ, कुछ भी बोल रहे हैं, समाज में जाते हैं तो कुछ भी, चूँकि बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा, कि जब हम कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान में सबके लिए, जब हम कुरान की आयत देखेंगे आप, या अय्युहन नास के बारे में, लोगों के बारे में, तो हम कहीं ना कहीं इंक्लूसिव नहीं हो पाते हैं, हम लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं। अगर आप सवाल जवाब में होगा तो और विस्तार से हम बात करेंगे। तो ज़रूरी है कि समाज, दूसरा ये कि हम जिस तरह से मुसलमान हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, उसी तरह से इस राष्ट्र में है और इस देश का कानून है, तो उस देश के कानून की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। हमको नहीं, हम जब मुस्लिम युवा बात करता है, देखिए उसके अंदर, बात के अंदर निराशा है, उसके अंदर कानूनी समझ नहीं दिखाई देती है। वकील होंगे, बहुत सारे वकील हैं, लेकिन कानूनी समझ हमारे अंदर नहीं दिखाई देती है। हम कहते हैं लिंचिंग हो रही है और बहुत हमारे साथ लिंचिंग हो रही है, ख़त्म हो जाए, ऐसा हो जाए, इस तरह की रोना धोना सोशल मीडिया पे होता है। इंक्लूसिव अप्रोच के साथ लोकतांत्रिक भाषा नहीं जानता है मुस्लिम युवा। आप दलित के पास जाइए, देखिए लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करता है। तो लोकतंत्र में जहाँ पे राष्ट्र का निर्माण करना है, उसकी भाषा, उसकी समझ, उसकी शब्दावली, उसका टोन समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, इसको और विस्तार आगे हम बातचीत में दे सकते हैं। जिस समाज में काम करना है उस समाज की समझ बहुत ज़रूरी है, और अधिकतर वहीं हम फेल हो जाते हैं। हम बहुत अच्छे चरित्र के लोग हैं, हो सकते हैं, होना चाहिए, हम ही समाज को बेहतर बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह, कोई शक नहीं है। लेकिन जिस समाज में जा रहे हैं उस समाज की भाषा क्या है, उसका टोन क्या है। भारत में जो डाइवर्सिटी और विभिन्नता है, वही डाइवर्सिटी यहाँ के लोगों में है। यहाँ जाइएगा, दलित को दलित बोलिएगा, चमार बोलिएगा, बुरा मान जाता है। तो हमको मालूम होना चाहिए हम जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वो समझ नहीं है। फिर उसके बाद जब कानूनी भाषा में बात करते हैं, वो हमारे अंदर शब्दावली नहीं है। मैं रिपोर्टिंग किया दिल्ली दंगे में,
मैं 25 महिलाओं के पास गया जिनके भाई मारे गए, शहीद किए गए, जिनके शौहर मारे गए, जिनके बेटे मारे गए। एक रिपोर्टर पूछता है कि आपकी क्या मांग है, आपकी डिमांड क्या है, क्योंकि उसके जरिए फिर न्यूज़ आती है, उसके बाद हम इसको एक रिपोर्टिंग को एक अंतिम रूप देते हैं। मैं और एक रिपोर्टर ये चाहता है कि वो बोले, कोई ऐसी कंक्लूडिंग बात बोले जिसको हम रिपोर्टिंग में हमारे मुख्य रूप से उसको हम छापें। तो आमतौर पर विक्टिम कहता है हमको न्याय चाहिए, हमको वो चाहिए। लेकिन एक मुस्लिम महिलाओं ने नहीं कहा कि न्याय चाहिए, संवैधानिक भाषा नहीं। जब न्याय मिलता, वो कहते हैं कि पैसा मिल जाए तो घर बन जाएगा, फला हो जाए तो ये हो जाएगा। देखिए, अगर ये दलित कहता है न्याय चाहिए, न्याय जब मिलेगा तो पैसा भी मिलेगा, अपराधी को जेल भी होगी, तमाम चीजें होंगी। न्याय में सब कुछ है। इस्लाम का एक लाइन में उदाहरण ये है कि न्याय आधारित समाज चाहता है, इस्लाम न्याय चाहता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं वो लोकतांत्रिक भाषा, न्यायिक भाषा हम बता पाने में, समझने समझाने पाने में असमर्थ रहे हैं। बहुत जगह हम रिपोर्टिंग में देखिए, एक ऐसा विक्टिम नहीं मिला जो न्यायिक भाषा बोले। घर चाहिए, घर न्याय नहीं है। पैसा चाहिए, पैसा न्याय नहीं है। तो जिस समाज में काम कर रहे हैं वहां न्याय क्या? हम कहते हैं न्याय कैसे न्याय स्थापित करेंगे इस लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में? किसको न्याय कहते हैं, न्याय कैसे मिलता है, न्याय की शब्दावली क्या होती है? वो हमारे युवाओं को बहुत ज़रूरी है समझना कि जब हम जाएँ तो न्याय आधारित बात करें। हम जाएँ तो इस समाज की जो टोन है, जो लैंग्वेज, जो शब्दावली है, उसकी समझ जब तक विकसित नहीं करेंगे हम समाज का नवनिर्माण नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि समाज में हम अच्छे कैरेक्टर का निर्माण करें। कहते हैं इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र गया सब कुछ चला गया। तो बेहतर चरित्र, और वो चरित्र मुसलमानों के पास है, वो आदर्श मुसलमानों के पास है। मुसलमान ही बेहतर समाज बना सकता है, क्योंकि हमारे पास कुरान की 6666 आयतें हैं, आप सब की ज़िंदगी है, तमाम उदाहरण हमारे पास है। तो हम ही बेहतर बना सकते हैं। न्याय, समानता, बंधुत्व, बराबरी की बात मुसलमान ही कर सकता है, क्योंकि और कहीं विचार ये नहीं मिलता है। सारा काम हम कर सकते हैं, लेकिन जिस समाज में करना है उस समाज में, उस समाज की समझ, संविधान की समझ, कानून की समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। और दूसरा ये कि इंक्लूसिव अप्रोच के साथ लोगों के साथ कैसे घुले मिले, कैसे बात करें, इंगेज होना हम सीखें। बहुत सारे लोग इंगेज होते हैं, नमाज ही छोड़ देते हैं, कहते हैं हम एक्टिविज्म में जा रहे हैं, नमाज छूट गई, वो अधिकार की बात कर रहे हैं। कौन से अधिकार? आप नमाज छोड़ के अधिकार की बात कर रहे हैं? वो तो आपका वो था, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपने आदर्श, अपनी नैतिकता के साथ हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर सकते हैं, और मुस्लिम युवा कर सकता है। लेकिन उसके लिए उस समाज की समझ होनी चाहिए, उस समाज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और बिल्कुल क्लियर वाज़ेह हो कि निरंतर प्रयास करना है, मायूस नहीं होना है। मुस्लिम युवा मायूस नहीं होता है, और मायूसी को कुफ्र कहा गया है। लगातार 1-2 दिन में समाज नहीं बदलता, किसी सरकार के बदलने से समाज नहीं बदलता। लगातार काम करना है, लोगों से एंगेज होना है। मीडिया किस तरीके से गलत तस्वीर समाज में मुसलमानों की और दूसरे लोगों की पेश कर रहा है, दलित को, आदिवासी को किस तरह से डिफेम करने का काम मीडिया कर रहा है। तो मुस्लिम युवा को ये भी सोचना समझना होगा कि मीडिया में अल्टरनेटिव कैसे हम दे सके, अल्टरनेटिव स्पेस कैसे मीडिया में क्रिएट कर सकें कि हम अपनी बात को कहें। लगातार ये बात कही जाती है, यूपी के एक मंत्री हैं, बार बार कहते हैं कि अरे देखिए मदरसों को लेके वो किया जाता है कि आतंकवाद सिखाया जा रहा है, फला सिखाया जा रहा है। एक हम नहीं देखे कि हमारा युवा आए जो मदरसे का है और मोबाइल उठाए और कहे देखिए ये हमारे कुरान है, ये मदरसा है, और कुरान की आयत है और कहती है कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। कि एक इंसान कत्ल पूरी मानवता का कत्ल है ना, पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक इंसान की रक्षा पूरी हम खुद नहीं आ रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए। जो भी नैरेटिव के एक्सपर्ट हैं, एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, उसके हमारे मीडिया रिसर्च के साथी हैं, वो नॉन मुस्लिम है, वो कहते हैं कि जिसके सही समाज के खिलाफ नैरेटिव गढ़ा जाता है, दुनिया में क्या होता है, जिस समाज के खिलाफ नैरेटिव गढ़ा जाता है, उनको डिफेम किया जाता है, स्केपगोट बनाया जाता है, उसी समाज की आवश्यकता होती है कि वो निकले, वो बाहर आए, समाज में आए, और उसी स्पेस में, उसी माध्यम से काउंटर नैरेटिव का काम अंजाम दे, उसी माध्यम से। तो मीडिया के माध्यम से जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, लगातार एक वेशभूषा को, एक आस्था को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, तो हमको भी उसी समाज में बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आ करके और काउंटर नैरेटिव का काम करना होगा, है ना। जिस मीडिया में गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है आस्था को लेकर के, मुस्लिम समाज को लेकर दूसरे को, उसी मीडिया में आकर के अपनी बात को हमें कहना होगा, हमें सीखना होगा मीडिया एथिक्स क्या है, मीडिया नैतिकता क्या है, मीडिया में किस तरह से अपनी बात को कहना है, अपनी बात की समझ स्थापित करना है। तमाम जो कानूनी उपाय हैं वो हमें अपनाना होगा। हम देखते हैं बहुत सारे मामले होते हैं, कोई एक आदमी, तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, कोई कंप्लेन नहीं करता। अभी कई सारे मामले हुए, मैंने पूछा कंप्लेन किए, एक लिंचिंग हुई झारखंड में, मैंने पूछा कंप्लेन किए, बोले हाँ किए, एक साहब कहे हाँ कर दिया हमने, और वो लिंचिंग का मामला दर्ज हो गया है। 4 दिन बाद बताया कोई लिंचिंग का मामला दर्ज नहीं हुआ, आमतौर पे नॉर्मल एक केस जो है उनके खिलाफ फायर हुआ, क्योंकि उनको बेसिक वो नहीं उनको मालूम था कि जब हम FIR वो करेंगे और लिंचिंग का मामला है तो कौन सी धाराएं लगाएंगे, कौन सा करेंगे, किस तरह से FIR लिखना है। तो इस समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज को जो अपराध हैं,
जो नैतिक मूल्यों का पतन है, इसको रोकना होगा। जो समाज में बुराइयां हो रही हैं, उस बुराइयों के खिलाफ लगातार अभियान चलाना होगा, तब जा करके इस समाज से वो बुराइयों को खत्म कर पाएंगे, ताकि एक अच्छे और बिना बुराइयों को खत्म किए हम सोचें सिर्फ सत्ता बदल जाए, एक कुर्सी पर दूसरा व्यक्ति बैठ जाए और समाज बदल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हम समाज को बदलने के लिए इसमें लगना होगा, नैतिक मूल्यों की स्थापना करनी होगी, लोगों से एंगेज होना होगा, संवैधानिक समझ स्थापित करनी होगी और अपनी नैतिकता के साथ, जो हमारी आस्था, जो इस्लाम हमें नैतिकता देता है, उस नैतिकता के साथ जो है एंगेज होंगे, तो इंशाअल्लाह आने वाले समय में हम एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।